welcome to Tonight with Faria. Dawn Leaks Part 1 हकीकत थी, कह रहे हैं नवाज शरीफ. Let's take a look at the headlines tonight. नवाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का एलामिया मुस्तरद कर दिया. ना सिर्फ ये बल्कि डॉन लीक्स के दुरुस्त होने की तस्दीक भी कर दी. अब पता लगना चाहिए इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया किसने. नवाज शरीफ अपने बयान पर कायम, मगर वजीर आजम बयान को गलत रिपोर्टिंग करार दे रहे हैं. मरियम नवाज ने परवेज रशीद की बरतरफी को गलत करार दे दिया. डॉन लीक्स की खबर अगर सच्ची थी तो परवेज रशीद को क्यों पनिश किया गया? नहीं करना चाहिए था. राव तहसीन की बहाली, हुकूमत का एस्टेब्लिशमेंट को सख्त पैगाम. मुस्लिम लीग नून कहां तक नवाज शरीफ के बयानिए का साथ देगी, पूछेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून सिद्दीकुल फारूक से, तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी से और तज्जियाकार शहजाद चौधरी से. And a very warm welcome to the show. मुस्लिम लीग नून जिस बहरान में गिरफ्तार है, इसका आगाज डॉन लीक से ही हुआ था और अब डॉन अखबार की ही एक और खबर ने इसे संगीन तरीन बना दिया है. दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ ने ना सिर्फ ये कहा है कि वो अपने मौजूदा बयान पर कायम है, बल्कि उन्होंने अपने वजीर आजम की ज़ेर सदारत होने वाली कौमी सलामती कमेटी के एलामिये को भी मुस्तरद कर दिया है और डॉन लीक्स की भी तस्दीक कर दी है. आज उन्होंने एहतसाब अदालत के बाहर कहा है कि कौमी सलामती कमेटी का एलामिया अफसोसनाक और हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है. पता चलना चाहिए कि मुल्क को इस नहज पर किसने पहुंचाया. पता चलना चाहिए मुल्क में दहशतगर्दी की बुनियाद किसने रखी थी. पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो चुका है, हो नहीं रहा बल्कि हो चुका है. बताए दुनिया का कौन सा मुल्क हमारे साथ है. कमीशन बनना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए. इस वक्त भी सलामती कमेटी में यही बातें की थी कि घर को ठीक करें, मगर उसे डॉन लीक्स कहा गया. ये बात काफ़ी अरसे से गर्दिश कर रही थी कि नवाज शरीफ साहब क्योंकि अपने केसेस में काफ़ी हद तक उनको भी नज़र आ रहा है कि उनको सज़ा हो सकती है या वो उससे बरी नहीं होने जा रहे. तो ट्रम्प कार्ड क्या होगा नवाज शरीफ साहब के पास. उस वक्त उनके करीबी एनालिस्ट्स, करीबी ज़राए ये बात कहते थे कि अगर वक्त पड़ने पर नवाज शरीफ साहब ये कह दें कि डॉन लीक्स हकीकत पर मबनी थी तो ये एक बहुत बड़े बुहरान का बाइस हो सकता है. तो ये एक थॉट थ्रू बात थी अंदरूनी हलकों में, क्योंकि आज ये बाहर आ गई है तो हम आपको ये बता सकते हैं. सबसे अहम पोजीशन इस वक्त के वज़ीर आज़म की है. कल हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर थोड़े से कंफ्यूज नजर आए. आज उन्होंने पोजीशन वाज़ेह तौर पे ले ली है. लेट्स वॉच हिम. इंटरव्यू में जो कहा गया और जिस तरह उसको लिखा गया, वहां से सारा मामला पैदा हुआ. उन बातों को मिस इंटरप्रेट किया और किसने किया? इंडियन मीडिया ने अपने मकासद के लिए. और सिर्फ चले नहीं, हर अखबार की जीनत बना, हर टीवी चैनल की जीनत बना और आज पार्लियामेंट की जीनत भी बन रहा है. आज ये बात खुलकर खाकान अब्बासी साहब ने कह दी कि नवाज शरीफ साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे परेशानी होनी चाहिए. नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि डॉन लीक्स 1 सच थी, जिसका मतलब ये है कि जिन लोगों को हटाया गया वो फिर किस लिए हटाया गया. जब ये सवाल उनकी साहबजादी से पूछा गया कि अगर डॉन लीक्स हकीकत पर मबनी थी तो परवेज रशीद साहब को क्यों हटाया गया, उन्होंने कहा कि हमने गलत हटाया, गलती हुई थी. अगर आप फ्लैशबैक में जाएं तो ये बुहरान आज का नजर नहीं आ रहा, ये कुछ काफ़ी अरसा पहले का नजर आ रहा है. आई स्टार्ट विद यू शहजाद चौधरी साहब. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. क्या हम कह सकते हैं इस वक्त हमें सिविल मिलिट्री पीक पर टेंशन नजर आ रही है? नवाज शरीफ और मिलिट्री पीक पे टेंशन ज़रूर नज़र आ रही है. राइट. सिविल मिलिट्री है या नहीं है, देखिए कुछ ना कुछ तो हमारी बैगेज तारीख में चल रहा है इसका. तो उस लेवल पे तो जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने कल कहा था, जो जुम्मे को जहाँ पे हालात थे आज भी यही है, आई थिंक कल की स्टेटमेंट है उनकी, तो उस लिहाज से तो वही हालत है जो जुम्मे को थी. कहने का मतलब ये हुआ कि हिस्टोरिकली जो भी चीज़ हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वही तो एग्जिस्ट करती है. लेकिन इस रियासत ने और इस निज़ाम ने जो बड़े फैसले थे वो हमेशा मिल के किए और बहुत अच्छे तरीके से किए, बावजूद उन मुश्किलात के जो कि सिविल मिलिट्री की शक्ल में, जिसको हम सिविल मिलिट्री डिवाइड कहते हैं, वो हमारे सामने रही है. उसके बावजूद अच्छे फैसले किए और एक कौमी सतह के ऊपर फैसले हुए. तो वो अच्छी एक तरीका है, फंक्शनल रिलेशनशिप है. जहाँ तक नवाज शरीफ साहब के अभी के जो बयानात हैं उसको आप नवाज शरीफ साहब की हद तक ही रहने दीजिए. मेरा ख्याल है जहाँ पर PMLN उनको ऑन ना करे, प्राइम मिनिस्टर साहब
دبے لفظوں میں کبھی ادھر کبھی ادھر کچھ کہیں, کبھی اس طرح کہنے کی کوشش کریں. ان کو آفٹر آل وزارت عظمیٰ کا بھی خیال ہے جہاں پر وہ اس وقت بیٹھے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اپنی پارٹی کے اندر بھی اپنی پوزیشن کا احساس ہے کہ انہوں نے اپنے قائد کی پوزیشن کو مینٹین کرنا ہے, شہباز شریف صاحب نے اپنی سیاست کو چلانا ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتی ہیں. دیکھیے اصل مسئلہ اور جو پرابلم ہے وہ آج میری نظر میں نواز شریف صاحب کے اپنے مستقبل, سیاسی مستقبل, اپنا جو ان کا لیگل مقدمہ چل رہا ہے اس کے کانٹیکس میں کیا آنے والا ہے, اور اس کے بعد کے حالات کیا ہوں گے, اور پھر یہ کہ پی ایم ایل این کے اندر پی ایم ایل این کی سیاست کس نہج پہ آتی ہے, کیا لیڈرشپ کی شکل اختیار ہوتی ہے. نواز شریف صاحب کے, میں پوسٹ نواز کی بات کر رہا ہوں, تو یہ مسائل مجھے زیادہ نظر آتے ہیں بجائے اس کے. لیکن اگر کیونکہ ابھی کچھ دن ہے حکومت ختم ہونے میں, انٹرم گورنمنٹ آنے میں, اگر نواز شریف صاحب, کیونکہ لگ نہیں رہا کہ وہ صرف یہی بات کر رہے ہیں, وہ وارن بھی کر چکے ہیں, شو یو وہ کیا کیا کہہ چکے ہیں پہلے بھی, اگر یہ ٹینشن اسی طرح سے چلتی ہے نواز شریف صاحب کے درمیان اور ملٹری کے درمیان, تو کیا یہ تاثر نہیں جائے گا کہ اگر سزا ہوتی ہے نواز شریف صاحب کو تو وہ واقعی ملٹری کے ساتھ ٹکر لینے کا نتیجہ ہے؟ دیکھیے اگر اس کی قیمت یہ ہے کہ ہم ملک کے اوپر اس طرح کے الزامات لگائیں جس طریقے سے کہ بدقسمتی سے 2-3 دنوں کے اندر آئے ہیں, اگر یہ قیمت چکانی ہے اس ملک کو, تو پھر تو افسوس کی بات ہے. لیکن اس کے علاوہ عوام میرا خیال ہے سمجھدار ہے, وہ دیکھ رہے ہیں, وہ نواز شریف صاحب کو بھی دیکھ رہے ہیں, ان کے بیانات کو بھی دیکھ رہے ہیں, وہ گورنمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں, وہ ملٹری کا بھی جو اپنا اس کا ہے اس کو بھی جانتے ہیں. تو میرے حساب سے تو یہ تو ایک, دیکھیے پاکستان جن مشکلات میں ہے, شاید اس کا ایک بہت بہتر طریقہ حل کرنے کا یہ ہے اس مخمصے کا کہ اگر نواز شریف صاحب کو اپنے عہدے سے نااہل نہ کیا جاتا یا وہ نااہل نہ ہوتے, تو پھر اگر وہ نااہل نہ ہوتے تو کیا یہ سب کچھ جو 4 سال چلتا رہا, 5واں سال بھی ویسے چل جاتا تو وہ سب کچھ ٹھیک تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ نااہلی کے ساتھ جا کے جڑ جاتا ہے. ان کے یہ جو جتنے مسائل ابھرے ہیں ابھی پچھلے چند ماہ کے اندر, ان کا تعلق ان کی نااہلی سے ہے, اور ان کی نااہلی ان کو قبول نہیں ہے. انہوں نے اس کے بارے میں جا کے اپنے بیانات بھی دیے ہیں, انہوں نے اس کے بارے میں تقریریں بھی کی ہیں, but that he's taken a narrative out to the people of Pakistan. اب لوگوں کے پاس جو الیکشن میں جانے کا وقت ہے اور 1.5-2 ماہ کے اندر وہ چلے جائیں گے اور لوگ بتا دیں گے کہ آیا وہ نواز شریف صاحب کے نیریٹو کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں یا نہیں چلنا چاہ رہے, یا ان کے جو مخالف ہیں ان کے نیریٹو کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاک افواج بالکل سیاسی طور پر ان کی مخالف نہیں ہے, نہ ہی ذاتی طور پر ان کی مخالف ہے. کیونکہ جب مجھے یہ کہنے دیجئے کہ میرے حساب سے تو بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ جب نئی گورنمنٹ آئی تھی پی ایم ایل این کی 2013 میں, تو ہم سب کے سب اور فوج کے اندر بھی خاص طور پہ ایک بڑی ایک اچھی فیلنگ تھی کہ ایسی گورنمنٹ جس کے اندر کے کام کرنے والے لوگ ہیں, ایسی گورنمنٹ جو پہلے تجربہ رکھتی ہے, اور غالباً اس گورنمنٹ سے جو پیپلز پارٹی کی تھی بہت بہتر پرفارم کر سکتی ہے. تو جب ان تمام سوچوں کے ساتھ کوئی گورنمنٹ آئے تو اور پھر اس کا قسمت سے آخری سال میں یہ حال ہو جائے, تو پھر تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ نقصان فوج کو کوئی نہیں ہے. فوج تو اپنا کام کیے جا رہی ہے. ملک اس وقت سب سے مشکل میں ہے نا, یعنی آپ کا معاشرہ بکھر رہا ہے, آپ کی معیشت بالکل ختم تباہ ہو چکی ہے, آپ کا امیج دنیا کے اندر بہت برا جا رہا ہے, آپ کے دشمن آپ پہ چڑھ کے ہیں یا نہیں ہے دوسری بات ہے, آپ کے دشمن آپ کے چڑھ پہ بول رہے ہیں. ابھی اس سے پہلے ہی تو نواز شریف صاحب خود کہہ رہے تھے کہ ہم آئسولیٹڈ نہیں ہیں, ورنہ چین سے یہ $62 ارب کا سی پیک کا آپ کے کہاں سے پیسے ملتے. نواز شریف صاحب کے اپنے الفاظ ہیں. جب یہ نیریٹو آیا, کہیں سے جملہ آیا کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا, انہوں نے کہا ہرگز نہیں, پاکستان بالکل آئسولیٹڈ نہیں ہے. یہ تمام مشکلات شروع ہوئی ہیں جب ان کی نااہلی کے بعد. اس کے بعد سے اگر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہو گیا تو ان کا اپنا ذاتی ایک سوچ ہے, ذاتی بیانیہ ہے. یہ لوگ کیسے اس کو سن رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, ڈسکشن ہو رہی ہے. So you are very sure کہ ان کا ذاتی بیانیہ ہے. کیا کہاں تک پہنچا, یہ کہاں سے شروع ہوا تھا بیانیہ؟ Let's watch that. کیوں نکالا گیا بھائی, کیوں بولو کیوں؟ تماشا لگا ہوا ہے, اب یہ تماشا زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا. یہ جج صاحبان بغض سے بھرے بیٹھے ہیں. واٹس ایپ کالز کس نے کی؟ پھر کبھی 2, کبھی 3, کبھی 5 ججوں کے فیصلے کس طرح سے آئے؟ کہ وہ بیٹھے گی عدالت, پھر وہ جج پھر بیٹھیں گے. اس کے خلاف بھی کنٹمپٹ لگ گئی ہے. بولو یہ آپ کو منظور ہے؟ لیکن میرے اس دردمندانہ مشورے کو نہ صرف نظر انداز کیا جاتا رہا, بلکہ اسے کبھی ڈان لیکس
اور तभी कोई और नाम देकर मेरी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाए गए। हमारा मुकाबला कुछ ऐसी कुव्वतों के साथ भी है जो आपको नजर नहीं आती। हमारा मुकाबला तो एक खलाई मखलूक के साथ है। सदीक फारूक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जेआईटी गलत थी, उसके बाद जज गलत थे, फिर जुडिशरी में खराबियां थी, फिर फौज बुरी इस तरह, फिर उसके बाद खलाई मखलूक नजर आना शुरू हो गई। अब हम मुंबई हमलों पर आ गए हैं। ये जोक चल रहा था सोशल मीडिया पे कि अगर कुछ दिन और केस चलता रहा तो कहीं क़यामत की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान पर ही ना आ जाए। हर चीज़ गलत है पाकिस्तान में अगर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमे चलना शुरू हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बहुत शुक्रिया फरिया, और अब मेरी बात भी आराम से सुनिए। पहली बात तो वीएम साहब ने कहा कि ये झगड़ा फलां वक्त से शुरू हुआ और इंडियन चैनल्स बहुत नवाज शरीफ साहब के बयान को उछाल रहे, एंड राइटली सो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक करें। आप मीडिया में रहे, जो आपको आप पता बात, अब आप अपने कमेंट्स अपने पास रखें, थोड़ी देर मुझे बात करने दें। ठीक से, ठीक है। अब मतलब साथ साथ आप जुमले ना लगाएं। वैसे दैट्स माय जॉब, लेकिन अगर जवाब नहीं, आप सवाल किया, मुझे जवाब, मेरे जवाब सुने, पूरी बात कहने दें, पूरी बात कहने दें मुझे। ब्रिक्स में रिक्वेस्ट कर लेना उसकी, आप करें बात पूरी, लेकिन ये तो ना कहना कि जॉब बात करने देनी है आपने या नहीं? नहीं, आप जरूर करें, बट आप मुझे कह रहे हैं आपने बोलना ही नहीं है बीच में। मैंने ये कहा है कि आप मेरे बात में अपने जुमले ना लगाएं। चलिए ठीक है, क्योंकि शहजाद साहब ने नहीं बुरा माना था तो मैंने समझा आप ही शब्द नहीं मानेंगे। चलिए ठीक है, गिरा ना लगाएं, करें बात करें। ब्रिक्स में चीन हमारा दोस्त है, रूस भी हमारा दोस्त है। ये कोई पुरानी बात तो नहीं है। जब चाइना ने भी कहा पाकिस्तान को कि आप अपने अंदर के मामला दहशतगर्दी के हवाले से संभालें, और फिर हमारे पाकिस्तान में यह कहा गया कि जी चीन भी भारत का हमनवा हो गया है, और चीनी चैनल्स ने कितने भंगड़े डाले एक हफ्ता पूरा, वो किसी ने नहीं देखा। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स को सुधारना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने ये जो बात की है, इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ तस्लीम कर चुके हैं। जरदारी साहब के दौर में जो मोस्ट रेलेवेंट बंदा है वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब तस्लीम कर चुके हैं। जनरल दुरानी साहब कह चुके हैं। आप फौत हो गए हैं हमीद गुल साहब, वो कह चुके हैं। ख़ुद इमरान खान साहब, मैंने फवाद साहब को वो सारे क्लिप्स भी भेजे हैं कल, भारत की सरजमीन पर बैठ कर वो बातें कह चुके हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये बातें जो कही गई हैं वो नहीं। अच्छा, एक और बात, आप कहते हैं जी कि अपना अजमल कसाब को तो इंडिया ने फांसी दे दी, तो हमने जो मुकदमा यहाँ टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चला रखा है उसमें या बरी कर दें या फिर उनको सज़ा दे दें, काम ख़त्म हो जाएगा। हमारी अदालतें अगर सज़ा ख़त्म, क्योंकि हमारी अदालत ने ही ज़कीउर रहमान लखवी की जो है बेल वो हाई कोर्ट ने कैंसिल की, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की उस कैंसिलेशन को मेंटेन रखा, बरकरार रखा। तो अगर हम ये चाहते हैं तो फिर फैसला कर दें। अगर यहाँ से 2 पाकिस्तानियों को कत्ल करने वाले पहले एक जाता है फिर दूसरा चला जाता है, तो इस मामले का भी फैसला कर लें ताकि हम दुनिया के सामने ये कहें कि जी हमने ये कर दिया, फैसला ख़त्म हो गई बात। अब सीधी बात है कि ये अपना चौधरी निसार ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट तो हमेशा सियासत में उसका रोल रहा है। परसों मेरे साथ बैठे हुए थे पीटीआई के दोस्त, उन्होंने कहा जी हमेशा रोल रहा है। भाई एस्टेब्लिशमेंट के दोस्त जो हमारे हैं उनका जो हल्फ है उसमें तो ये है कि सियासत में वो मुदाखलत नहीं करेंगे, हिस्सा नहीं लेंगे। और मैं एक बात आप ही के प्रोग्राम के ज़रिए एक मुतल्लिका एयरफोर्स के बड़े सीनियर अफसर हैं, इनके मौजूदगी में कहूँगा कि फ़ौज की हमें जोग्राफियाई सरहदों की दिफा के लिए बड़ी ज़रूरत है, लेकिन उस फ़ौज ने दुनिया की कहीं भी हो जो इक़्तिदार पे बिलवास्ता या बिलावास्ता, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कब्ज़ा करे, वो दिफा कभी नहीं कर सकी। और पाकिस्तान की सारी जंगें जो फ़ौजी आमिरों के दौर में हुई हैं वो उसके नताइज इस बात के गवाह हैं। राइट, अगर आप मैं बात कर सकती हूँ सर, इजाजत है? अगर इजाजत दें। एक तो पहली बात ये आपने कहा कि दुनिया को बता दें, इस तो कौन सी इमीडिएट प्रेशर था आप पे मुंबई हमलों के हवाले से कि आज नवाज शरीफ साहब को याद आ गया? एस्टैब्लिशमेंट की आप पुरानी बातें निकाल के ला रहे हैं, आज कैसे याद आ गया? इस सब का ताल्लुक नवाज शरीफ साहब के मुकदमों से कैसे जुड़ा हुआ है? मुझे ये कनेक्शन समझा दें, क्योंकि 10 साल हो गए टैक्स को। पुरानी बात का क्या मतलब है? पाकिस्तान की तारीख नहीं है। अब अगर मैं मशरकी पाकिस्तान के अलग होने की बात कर दूं
अगर सियाचिन के भारत ने जो छीन लिया हमसे उसकी बात की पुरानी बात है। एक मिनट, ये पाकिस्तान की बात है भाई। ठीक, ये पाकिस्तान हमसे छीना गया, बजाय इसके कि हम कश्मीर फतह करते, हमने तो कश्मीर दे दिया। सो ये तमाम बातें इनका कोई बात आ गई है नवाज शरीफ साहब की। एक बात अपना इन्होंने मेरे दोस्त ने कही है कि जी हम बड़े अच्छे तरीके से चल रहे थे और नवाज शरीफ साहब आया तो हम बड़े खुश थे। भाई साहब फौरन ही इलेक्शन, सारे रिगिंग और इलेक्शन पे कमीशन बन गया, उसके बाद धरना हो गया, उसके बाद इस्लामाबाद का लॉकडाउन। तो ये क्या था? इन्होंने कराया था? नहीं अच्छा। जिन्होंने कराया, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं बात कर रहा हूँ, ये मामला तो चल रहा है। नवाज शरीफ अगर अच्छे काम कर रहा था, 55 मुल्कों को जोड़ा है, अगर शंघाई ताउन तंजीम का मेंबर पाकिस्तान बना है, तो वही हमारे दोस्त हमें कह रहे हैं कि भाई साहब आप अपने चीनी मरते हैं, चीनी मारे जाते हैं, तो कहते हैं जी अपनी दहशतगर्दी खत्म। Right, let me take a break and we'll go to Fawad Chaudhry right after break. Keep watching tonight's Saira. And welcome back. फवाद चौधरी साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आपने सिद्दीक फारूक साहब की बात भी सुनी, वो कह रहे हैं चलने ही नहीं दिया गया हमारी हुकूमत को। यही बात नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं और सिद्दीक फारूक साहब कह रहे हैं मैंने आपको क्लिप्स भेजे हैं कि यही बात इमरान खान कहते रहे हैं जो आज नवाज शरीफ कह रहे हैं। जी, दोनों बातें देख लें। पहली बात तो ये है कि जो क्लिप्स चल रहे हैं टेलीविजन के ऊपर और जो सिद्दीकुल फारूक साहब ने भेजे हैं उनमें और नवाज शरीफ की बात में एक बहुत बड़ा फर्क है। एक फर्क तो ये है कि वो क्लिप्स पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नहीं हैं, वन। सेकेंड ये है कि वो सारे परवेज मुशर्रफ साहब के अगर आप देखें या बाकियों को देखें, वो नॉन स्टेट एक्टर्स की बात कर रहे हैं और कश्मीर में बात कर रहे हैं। आजकल सिद्दीकुल फारूक साहब और PMLN कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा समझती है, बाकी पाकिस्तान ये हिस्सा नहीं समझता। लिहाजा कश्मीर की जो स्ट्रगल है उसको हिंदुस्तान का मामला ना समझे। दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ उसमें कह रहे हैं कि वी अलाउड, हाउ कैन वी अलाउ पीपल टू गो टू मुंबई एंड किल 150 पीपल। नवाज शरीफ ने ये किया है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे उनको स्टेट एक्टर बना के पेश कर दिया। ये एग्जैक्टली वही नैरेटिव है जो हिंदुस्तान बेच रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। ये एग्जैक्टली वही नैरेटिव है जो हुसैन हक्कानी और लीजा कर्टिस रिपोर्ट में अमेरिका में बेचा गया कि दरअसल पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की फौज रॉग आर्मी है और ये टेररिज्म करवा रहे हैं बाकी मुल्कों में। और यही आज इसकी जो सबसे बड़ी गवाही हिंदुस्तान को अपने प्रोपेगेंडे में मिली है वो नवाज शरीफ को मिली है। अब जो नवाज शरीफ को ये 4 साल बाद क्यों याद आया, नवाज शरीफ को जब पूछा गया कि पैनामा पेपर्स में आपका 300 अरब रुपया 16 अकाउंट्स में कहां से आया, उनको ये नहीं पता वो कहां से आया, उनको ये पता इंडिया में दहशतगर्दी कैसे हुई। जो मुजीबुर रहमान को वो अपना आइडियल समझते हैं, इल्ताफ हुसैन को अपना आइडियल समझते हैं और उन्होंने सिर्फ PTI के लोगों को छोड़ दें, पीपल्स पार्टी के लोगों को छोड़ दें, PMLN का वर्कर भी हर्ट है। मैं आपको बताऊं कि सब ये पहली जो आर्टिकल 5 आइन का है वो कहता है कि पहली वफादारी हमारी रियासत के साथ है। और जो नवाज शरीफ ने अपने इस बयानिए से, अपने इस नैरेटिव से रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान की इदारों को नुकसान पहुंचाया है, वो इर्रिवर्सिबल है। और देखेंगे अभी हम कि ये बुनियादी, और ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊं, सोच समझ के किया है। वो क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जो पैनामा पेपर्स का वर्डिक्ट है वो सबोटाज हो जाए और इससे पहले इंटरनेशनल जो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाएं, पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त एक जो इंटरनेशनल इस वक्त एक लॉबी। फवाद चौधरी साहब, जो भी एजेंडा है नवाज शरीफ साहब का, जो भी एजेंडा है, मगर इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये डैमेजिंग स्टेटमेंट है, ये डैमेजिंग है पाकिस्तान के लिए। खुद आप बता रहे हैं क्या क्या खदशात हैं। सो इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि ये तो चला गया स्टेटमेंट, वो कायम भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आज उस साइड पर नजर आ रहे हैं। सो वेयर डू यू सी कि इसका क्या नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा जो है वो इसलिए देखें, हम जा रहे हैं इलेक्शंस की तरफ और पाकिस्तान का इस वक्त जो सलूशन है मामलात का वो है कि आप जो हमारी पॉलिटिकल ट्रांजिशन है वो मुकम्मल हो। इस वक्त मसला क्या है, नवाज शरीफ एक पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया दे रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी को समझ नहीं आ रही कि वो उस बयानिए के साथ खड़े हों या वो पाकिस्तान के साथ खड़े हों। हालांकि ये फैसला मुश्किल नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से जाती उमरा का नमक जो है उन्हें रियासत पाकिस्तान के नमक से ज्यादा भा रहा है, लिहाजा वो कंफ्यूज है।
نواز شریف صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کیا کرنا ہے. سو پاکستان کی حکومت جو کا اس وقت جو نیریٹو ہے وہ ریاست پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا. بٹ آج جو کہا ہے نواز شریف صاحب نے ڈان لیکس کے حوالے سے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ڈان لیکس 1 کی خبر صحیح تھی. اٹ مینس کہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ آپ دہشت گردی کے خلاف ایکشن کریں اور فوج نہیں ملا کے پڑھیں. آپ 3 چیزوں کو ملا کے پڑھیں. آپ ڈان لیکس کو ملا کے پڑھیں, پھر لیزا کرٹس حسین حقانی کی رپورٹ کو ساتھ ملا کے پڑھیں, اور اس کے بعد ہندوستان کا جو موقف ہے اس کو سامنے رکھیں, اور اب نواز شریف کے بیان کو سامنے رکھیں. آپ کو کڑی سے کڑی ملے گی. آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ایک عالمی جو مورے ہیں وہ اس شطرنج کے اوپر کھیل کھیلے ہیں, اور کس طرح سے نواز شریف نے ان عالمی موروں کا ساتھ دیا ہے. اور اس وقت ہندوستان کی اسٹریٹجی کا لنچ پن ہے نواز شریف. اور میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان نے کل درست طور کے اوپر یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو ان کے بچوں کے بزنس انٹرسٹ ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے پاکستان کے لوگوں کو کہ ان کے ہندوستان سے کیا تعلقات ہیں, ہندوستان سے کیا بزنس انٹرسٹ ہیں, جندال فیملی کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں. یہ تو حق ہے ہمارا اور آپ کا جاننا, تاکہ مسلم لیگ نون کے ووٹر کا بھی تو حق ہے نا, ان کو پتہ چلے کہ ان کے کیا, ان کے لیڈر جو ہے وہ کیا ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں اور کیا معاملات ہیں. اوکے, I'll come to you شہزاد چودھری صاحب. یہ جو ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پورا اس میں جو ابھی فواد چودھری صاحب نے بھی کہا, اس سے پہلے کچھ اینالسٹ بھی بات کر چکے ہیں. ڈو یو تھنک کہ کوئی لنک ہو سکتا ہے؟ یہ اصل میں نواز شریف صاحب کی پریشانی نہیں ہے جو آج کرے ہیں, بلکہ کسی اور کا ایجنڈا ہے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بتائیے یہ کیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایکسٹینڈڈ قسم کا آرگیومنٹ ہے. امیڈیٹلی فل فور اس کے اوپر کوئی ایسا خطرہ مجھے نظر نہیں آتا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی حد تک ہم آلریڈی اسپاٹ لائٹ میں ہیں. جون میں اس کے اوپر کچھ نہ کچھ فیصلہ ہونا ہے. اس کا ایک اثر اس پہ پڑ سکتا ہے کہ ہم گرے سے بلیک میں چلے جائیں, اور امریکہ چونکہ اس ماحول میں آیا ہوا ہے جہاں پہ وہ یہ کہہ سکتا ہے جی کہ آپ نے اپنا کام مکمل نہیں کیا ہوا, اور آپ کا ایک سابق وزیر اعظم آپ کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, جو اس لیے اس کا مطلب ہے سوالات ہیں آپ کے بارے میں بہت زیادہ, تو جب تک آپ ان کو واضح نہیں کرتے آپ بلیک لسٹڈ ہو جائیں گے. ایک تو یہ پاسبلٹی ہے. لیکن یہی امریکہ, اسی کا پریزیڈنٹ اوباما جب انڈیا وزٹ کرتا ہے اپنے آفیشیل وزٹ کے اندر, 6 دن کا وزٹ تھا, 2 جگہ پہ اس سے سوالات کیے جاتے ہیں پبلک آڈینس میں کہ پاکستان کے ساتھ آپ تعلقات امریکہ کیسے رکھ سکتے ہو جبکہ انہوں نے ممبئی کا حملہ ہم پہ کیا. پریزیڈنٹ اوباما کیا کہتا ہے کہ میں واضح طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں, اور یہ ریکارڈنگز ہیں, اٹ واز ریکارڈڈ آن ٹیلی ویژن, کہ پاکستان کی ریاست کا اس سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ مکمل طور پہ کوآپریٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی ٹو ٹرائی اینڈ نیل ڈاؤن دی کلپریٹس. اچھا, اب اس سے واضح اسٹیٹمنٹ اور کوئی نہیں ہو سکتی. انڈیا کا اپنا فارن منسٹر سلمان خورشید واضح طور پہ کہہ چکا کہ پاکستان کی ریاست کا اس معاملے سے بالکل کوئی تعلق نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ بھارت بھی چیز چھوڑ چکا, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی چیز چھوڑ چکی, آج اس کو پھر سے اٹھانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے. ایک اور چیز یہ یاد رکھیں, نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بہت سارے رازوں کے امین ہیں وزیر اعظم کی حیثیت سے. بہت ساری چیزیں, یہ تو انہوں نے پہلا ایک شوشہ چھوڑا ہے نا, پتہ نہیں ان کے پاس کیا کچھ اور ہے. اچھا سنیے میری بات سن لیں, کیا کچھ اور ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے نیوکلیئر ڈائنامک کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے. So here is the Prime Minister of Pakistan not telling the world کہ look میرے پاس بہت کچھ ہے اور میں وقت آنے پہ یہ سب کچھ آپ کے سامنے آشکار کر دوں گا. اچھا, اب سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا پاکستان کی ریاست اس کے بارے میں کیا کر سکتی ہے. 3 رستے ہیں. ایک, شہری کسی عدالت میں چلا جائے, میرا خیال ہے کوئی چلا بھی گیا ہے کہ جی ان کے اوپر کوئی مقدمہ چلائیں, جی یہ دیکھیں کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں یا ان کا بولنا بند کریں, واٹ ایور جو بھی ان کا سلسلہ. ایک پرائیویٹ سٹیزن ایک لے کے گیا. دوسرا ریزولوشن بائی دی پارلیمنٹ آف پاکستان کے جس طریقے سے الطاف حسین کے معاملے میں کہ جی یہ آدمی پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے قوم کو نقصان پہنچا رہا ہے, اس لیے اس کو جس طریقے سے الطاف حسین کا نشر کرنا بند کر دیا ٹی وی کے اوپر, یہ وہ تاکہ اس کا جو جس قسم کی وہ زبان بول رہا تھا وہ پاکستان تک نہ پہنچ پائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے اپنی سوچ بدل دی, لیکن اس کی پہنچ پاکستان کے عوام تک کٹ کر دی گئی. اور تیسرا یہ ہے کہ حکومت وقت جس طریقے سے جنرل مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے نیچے ٹریزن کا کیس شروع کیا, حکومت وقت وہ شروع کر سکتی ہے آن دی ریکمنڈیشن آف دی پارلیمنٹ. یہ آخری دونوں کام ہونے نہیں والے, نہیں والے. اچھا, اس لیے فی الحال یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جس طریقے سے کہا جا رہا ہے بار بار, ہمیں فوکس کرنا ہے محمد بشیر صاحب, جسٹس محمد بشیر صاحب کی عدالت کے اندر آنے والے فیصلے کے اوپر. اپنی قوم کو اور عوام کو اس سے ہٹنا نہیں چاہیے. بہت بڑا ایک مقدمہ ہے اور بہت بڑا فیصلہ ہے, وہ ڈٹرمن کرے گا ان کی ریلیونس یا ارریلیونس ود دی
पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ की। तो मेरा ख्याल ये कि बाकी जितने मामलात हैं इसके अंदर इस वक्त इतना ज़्यादा हमें उलझाया जा रहा है कि लोगों की नज़र उससे हट जाए वो मामला जहाँ वहाँ पे जा होने वाला है। अगर बरी हो जाते हैं सो बिस्मिल्लाह ही बी लीडिंग द नेक्स्ट इलेक्शन कैंपेन फॉर हिज पार्टी, और फिर अवाम के ऊपर फैसला होगा कि वो किस हद तक इनसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। मेरे ख्याल में इससे वाज़े चीज़ और नहीं हो सकती। हमें खाम में अपने आप को उलझाने की जरूरत नहीं है। ये सब वो चीज़ें हैं जो कि आपके साइड पे चल रही हैं, असल गेम के जहाँ पे कहीं और हो रही है उस गेम पे नजर रखें, उस जगह को देखें वहाँ से क्या फैसला। Let me take a break and keep watching tonight's Fair. वेलकम बैक। डाइवर्जन चौधरी साहब का ख्याल ये है, लेकिन डॉन लीक्स आज पहली वाली भी याद आ गई नवाज शरीफ साहब को, उसकी क्या कहानी है? चंद बातें मैं अर्ज करूं, चूँकि बहुत सी बातें हुई हैं। पहली बात तो ये है कि इकोनॉमिक सैंक्शन जब हुए, 6 धमाके जब किए पाकिस्तान पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगी, आपको तो याद है, आप बहुत अरसे से माशाल्लाह इस फील्ड में हैं, मुकाबला किया ना नवाज शरीफ हुकूमत ने, एक ओके कोई सैंक्शन नहीं लगनी। दूसरी बात, ओबामा की मिसाल दी, अब ओबामा नहीं है प्रेसिडेंट, अब तो मौजूदा प्रेसिडेंट अमेरिका ने जो ओबामा ने मुआहदा ईरान के साथ एट भी किया था वो उन्होंने आके ख़त्म कर दिया है, लिहाजा मौजूदा प्रेसिडेंट की पॉलिसियाँ ही मुख्तलिफ हैं। तीसरी बात यह है कि जो बात मेरे दोस्त फवाद साहब ने बात सुने ना, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कह रहे हैं कि ट्रंप जरूर नोटिस ले उन चीज़ों का। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ट्रंप जो है वो उसकी पॉलिसियाँ अलग है, चाहे उसकी अपनी कौम क्यों ना साथ हो, चाहे उसकी अपनी कौम क्यों ना साथ हो। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मामला है शाहिद खाकान का, शाहिद खाकान के वालिद भी मेरे दोस्त थे और ख़ुद शाहिद भी, वो एक अमीर बाप का अमीर बेटा है और उसे किसी के नमक की ज़रूरत नहीं है। ये मैं ज़रा अपना फवाद चौधरी साहब की ये बात वो तो लॉयल्टी की बगैर नमक सिर्फ पैसा तो नहीं होता, एक अकीदत भी होती है, और वो एयरफोर्स के आपको तो पता ही है, कमोडोर भी सिर्फ पैसा लेकर ये ऐसी बातें ना करें। लेकिन एक सवाल मेरा रियासत के साथ वफादारी की बात यह है कि जिस आदमी ने रियासत के, वो मरी में बहुत बड़े अपना लैंड लॉर्ड है यार। सिर्फ मुझे सिर्फ ये बता दें कि पीएमएलएन का मौक़िफ़ है जो नवाज शरीफ का लैंड लॉर्ड है, मरी में आसानों में पता मरी लेकिन लैंड लॉर्ड नहीं हूँ मैं, तो मुस्लिम लीग नून के एक वर्कर के तौर पे आपके पास आया हूँ और मैंने हकायक के मुताबिक बात की है। रह गई रियासत के साथ वफादारी, रियासत के साथ वफादारी नवाज शरीफ और उसके वालिद ने 65 में भी निभाई। मेरे ज़रिए कश्मीरियों की जो मदद खुद मेरे ज़रिए जमात इस्लामी के ज़रिए जो हुई है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि वक्त आया तो मैं बताऊंगा, या बोस्निया में कितनी मदद गई है मैं बताऊंगा आपको। नवाज शरीफ साहब ने कश्मीर के लिए क्या काम किया, एक मिनट, नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके क्या किया, नवाज शरीफ ने सी पैक करके इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाया और इंडिया किस तरह से तलमला रहा है, ये आपको नहीं पता। यानी रियासत की वफादारी जो है वो हमें फवाद चौधरी बताएंगे। ओके, क्योंकि आज ट्रूथ कमीशन की भी बात हुई है, क्या भूल गए, याद करा रहा हूँ मैंने। चौधरी साहब ये अभी 4 पार्टियों के तर्जुमान है ना, मैं अब इंशाल्लाह जल्दी दावत दूंगा। फारूक साहब भी कुछ बताना चाह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के पास पाकिस्तान की थी, आप तो बीजेपी के तर्जुमान बने हुए हैं। नहीं आप माशाल्लाह माशाल्लाह सारी पाकिस्तानी पार्टियां से तर्जुमान, इसी वास्ते भूल जाते हो तुसी। ओके, लेट्स कम टू द सीरियस पॉइंट। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का क्या है? तर्जुमानी का फर्ज है। वो मोदी से सुने मोदी से मिल के इनके लीडर आए और पाकिस्तानी बॉर्डर जो ही क्रॉस किया वहां उन्होंने कहा आज यहाँ लगाएं, इंडियन एम्बेसडर की जरूरत ही नहीं है, न्यूक्लियर पावर हाउस लगाएं ताकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मोदी से मिलने के बाद, और मोदी के पास बैठ के किस हैसियत, आपको तो खुश होना चाहिए, आप भी तो ऐसी बातें करते हैं, दोस्ती की बात करते दफ्तर को डिक्लेयर कर दे इंडियन। तो इंडिया के जितने आप करीब हैं वो मैं जानता हूँ और जितना इमरान करीब है वो मैं जानता हूँ। ओके सर, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का क्या है? फवाद चौधरी साहब यही बात प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, यही पीएमएलएन के मिनिस्टर्स कह रहे हैं, और सब फिर बता दें, सारी बातें खोल कर ले आए, कोई नेशनल सिक्योरिटी, नो नेशनल इंटरेस्ट। ओ भाई, ये जो कमीशन की बात कर रहे हैं, ये इसका सिर्फ एक मतलब है, वो ये है कि जो इनका पनामा का फैसला आना है वो सबोटाज हो जाए, सारे लोग जो है वो इस कमीशन के ऊपर लग जाएं, ये बीच में निकल जाए। इस वक्त नवाज शरीफ को और उनके ये जो चमचे कड़चे हैं, इनको कोई पाकिस्तान के इशू से इंटरेस्ट नहीं। चमचे हैं फवाद चौधरी साहब, आप किसके चमचे हैं? नहीं, अगर हम चमचे कड़चे हैं तो हमें फख्र है, कैसे आप किसके चमचे हैं? तमाम जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून में नवाज
शरीफ और उनके जो चमचे करते हैं, सिर्फ आपने खुद कहा था कि बीच में लुकमे नहीं देने, मुझे मना किया था खुद। सियासत में उनकी दिलचस्पी है, वो सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए लगे हुए हैं। अच्छा, एक बात मैं पैसा बचाओ मुहिम चल रही है के सामने। आर्टिकल 6 इज स्पेसिफिक, आर्टिकल 6 के कनोटेशन, उसके तमाम A to Z जो कुछ आर्टिकल 6 आप पढ़ लें, वो आर्टिकल 6 इस काम के लिए नहीं है, आइन तोड़ने के लिए। जो उसके मुजरिम हो वो उनके नहीं, अपने हल्फ से पढ़ लें, आपकी इजाजत करें, आर्टिकल 5 की खिलाफवर्जी के ऊपर है जो आप लोग रोज कर रहे हैं, हल्फ से इनहराफ के ऊपर है। तो जिसने भी हल्फ की फिर वफादारी तोड़ी, जिसने सियासत की, हल्फ उठाए कि मैंने सियासत नहीं करनी और सियासत करे, तो फिर उस पर भी लागू। ओके, लेकिन लास्ट क्वेश्चन इसका करो ना, मत करो नहीं, लेकिन इसका एंड क्या होगा? आई विल स्टार्ट विद यू साहब। एंड इसका क्या नजर आ रहा है? आपने कहा ठीक है केसेस चल रहे हैं, लेकिन एक बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शायद डील हो जाएगी, ना 300 अरब रुपया बचेगा, ना शरीफ फैमिली बचेगी, ना इनकी सियासत बचेगी, टाइम फिश हो गया इनका। और क्या किसी तरीके से हमें आगे बचा ले। सूजियां ते विच मिर्जा यार फिरे, आपके यही ख्वाहिश है। कोई डील हो सकती है कहीं? नहीं, हरगिज़ कोई किसी किस्म की कोई डील नहीं। मतलब इसका ये है कि मेरा ख्याल है, आई डोंट नो, मैं कोई उनको किसी को रिप्रेजेंट तो नहीं करता, लेकिन मेरा सेंस ये है कि जिस नहज पे बातें, और नहज पे नहीं, बड़े अरसे से, वो पहला डे वन कि कानून को फॉलो करो, लॉ को फॉलो करो, और कानून और आइन के मुताबिक हर चीज़ होनी चाहिए। अगर नवाज शरीफ साहब बरी हो जाते हैं इस मुकदमे से पनामा के, सलाम करें सारे उनको, ही विल बी लीडिंग दिस पार्टी, मैंने कहा इलेक्शन के अंदर, और देख पता लग जाएगा। अगर वो वापस आते हैं तो ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इफ नॉट he will be an ordinary citizen, और MNA इससे ज्यादा। लेकिन जो ये बात कही जा रही है कि अल्ताफ हुसैन के लिए इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स ले लिए और एक पंजाबी लीडर के लिए, ये बात बड़ी हद तक ये कही जा रही है, और लोग इस हद को इसको छेड़ते हैं, और शायद इसमें कहीं ना कहीं पे जाके, लेकिन फिलहाल मेरा ख्याल है, फिलहाल ये कहना चाहिए कि जो अभी फिलहाल जो आपका आगे सामने मसला है वो पनामा का है, ये एक दफा हल हो जाए, उसके बाद देखेंगे अगला कदम क्या। एक जुमला कि मैं भी एहतसाब अदालत का शिकार बैठा हूँ, ठीक, जिसे एहतसाब अदालत ने मुकदमा सुन के 85,000 रुपए का इल्ज़ाम लगा के 21 साल नाहल और 2 साल जेल की थी, और फिर 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला और वो 2 लाख जुर्माना वापस आया, और उस जज जावेद आलम ने कहा था कि फैसला मैंने नहीं लिखा, कहीं से आया और मुझे पढ़ के सुनाना है, लिहाजा एहतसाब अदालत को फिर भी बाज नहीं आए, फिर भी तुझे आके वैक्यूटर्स मेरिट के खिलाफ मैं और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜਾਂਗਾ। ओके, चले यहाँ पे नहीं है, हमने मेरिट के खिलाफ कोई काम करना ही नहीं है। आप तो मेरिट के चाहते हैं। आप अगर आए गवर्नमेंट में कोई मिनिस्ट्री नहीं लेंगे चौधरी साहब? ना चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब, ये मेरिट के खिलाफ होगा, आप मिनिस्ट्री लेना तो मेरा सबसे ज्यादा मेरिट मेरा है मिनिस्ट्री का। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच जेंटलमैन, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।